और SA 200 सॉरी 220 SA 220 का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनका जो कंसेप्ट है, कंटेंट है, लगभग मिलता जुलता है, लेकिन कुछ माइनर सा डिफरेंस है। एक जो टॉपिक है वो लगता है हमारे ऑल ओवर पूरे फर्म लेवल पे, एक जो टॉपिक है वो एक पर्टिकुलर ऑडिट या असाइनमेंट पे लगता है। अगर हम किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाते हैं, स्टैट ऑडिट करने जाते हैं, तो उसके ऊपर हमें SA 220 को कंप्लाई करना चाहिए उस ऑडिट से रिलेटेड। ओवरऑल फर्म का अगर क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है, ओवरऑल फर्म को क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स रखने चाहिए, क्या क्या पॉलिसी रखनी चाहिए फर्म के अंदर, उसके लिए हमें SQC 1 देखना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, SQC 1 पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है जो स्टैब्लिश किया गया है, गाइडलाइंस फॉर फर्म कंडक्टिंग ऑडिट। तो सबसे पहले मैंने बोला था आप यहां पर लिख लो फर्म। जो फर्म क्या करती है, कंडक्ट करती है ऑडिट, रिव्यू, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन का। अगर आप क्या करते हो, ऑडिट करते हो, रिव्यू करते हो, किसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपके जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं कि फर्म उस फर्म पे लगता है जो फर्म क्या करती है, ऑडिट और रिव्यू करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट और रिव्यू के अंदर हमारा जो स्कोप है वो ब्रॉड हो जाता है। जैसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड हमें क्या मिल रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SQC 1 का जो स्कोप है, अगर आपको SQC 1 का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक लाइन बहुत अच्छी से मिल जाएगी। अगर आप उसको, उसका आंसर ड्रॉ करना नहीं आ रहा है या आप पता नहीं कर पा रहे कि ये क्या पूछा है, तो सबसे पहले आपको एक लाइन अच्छे से मिल जाएगी कि SQC 1 स्टैब्लिश किया गया है, गाइडेंस फॉर फर्म कंडक्टिंग ऑडिट, रिव्यू और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए करा गया, यानी कि स्टैब्लिश क्यों किया गया, स्टैब्लिश इसलिए किया गया ताकि वो गाइडलाइंस दे सके फर्म को कि वो कंडक्ट करे ऑडिट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विस। और भी एश्योरेंस सर्विस होती हैं, उस पर क्या होता है, ये आपके ऊपर लग जाता है। यानी कि ये जो SQC 1 है ये स्टैब्लिश इसलिए किया गया है ताकि वो गाइडेंस दे सके फर्म्स को कि भाई आपको काम इस तरीके से करना है, आपको ये पॉलिसी बनानी है। ठीक है, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, इट एम्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। इसका एम्स क्या है कि वो इंश्योर करे कि जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे आते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग कंपनी है या स्पेशल लॉ वाली कंपनी है जिसपे कोई स्पेशल लॉ करता है, और एक कंपनी है जो कि लिस्टेड है, और एक कंपनी है जो कि यहाँ स्मॉल कंपनी कवर नहीं होती, तो बैंकिंग कंपनी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग जाता है और उसमें इंड एस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन सा, जो कि RBI ने बताया है, ये सब चीजें लग जाती हैं। कंपनी एक्ट लिस्टेड है तो इंड एस लगेगा, इंड एस के बाद कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के बाद ये सारी चीजें लग जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता था स्मॉल कंपनी में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए उसके साथ साथ हमारे क्या होते हैं, एसेज होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो जितने भी लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी को क्या चाहिए कि उस पर्टिकुलर ऑडिट के, अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमको क्या चाहिए। अब देखते हैं कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, वो क्या करे कि जो फर्म्स है, फर्म क्या करे कि फर्म जो है
अपने सारे प्रोफेशनल कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फर्म को कैसे कंप्लाई करेगी? यहाँ पर जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की बात की गई है वो सिर्फ मोस्टली एसेज की बात की गई। तो जो एसेज आपके ऊपर आपको चाहिए कि वो उस एसेज को कंप्लाई करके आप ऑडिट करें, आपने वो कंप्लाई किया है। दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स, जो भी इंस्टीट्यूट से आपके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है, वो सारे हो गए आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो आपने क्या क्या एम किया है इसका? इंश्योर करना कि कंप्लाइंस हुए हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया है। देयर बाय द इनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, जैसे मैंने कहा, जैसे सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ें लगती हैं, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड्स भी लगते हैं और अदर लॉ एंड रेगुलेशन भी लगती है। जो भी हमारी ऑडिट्स के अंदर लगती है, फर्म ने वो कंप्लाई की है, फर्म ने ऑडिट करते समय उन सब चीज़ों को कंप्लाई किया है। इसका एम क्या है कि ये इंश्योर करना कंप्लाइंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, देयर बाय एनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय फर्म एंड एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, पहला दो हमारा पर्पस एंड इंपॉर्टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? एलिमिनेट क्वालिटी कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, सॉरी मैं एलिमिनेट पढ़ गया। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एलिमेंट्स है लीडरशिप। लीडरशिप लीडरशिप में क्या होता है कि आप फर्म में, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है, उसमें कोई तो एक बंदा होगा जो पर्टिकुलर असाइनमेंट को लीड करेगा या फिर फर्म को लीड करेगा। एक जो पार्टनर है वो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यानी वो बाकी के टीम्स को लीड करेगा। तो इसमें क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्म लीडरशिप मस्ट बी promote a culture of quality and assume the ultimate responsibility for the quality control system। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म के अंदर, वो क्या है कि मस्ट बी प्रमोट कल्चर ऑफ क्वालिटी एंड अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है कि लीडर क्या करेगा? वो प्रमोट करेगा कल्चर को। कौन से कल्चर को? क्वालिटी कि हम क्वालिटी से काम करेंगे, इस कल्चर को प्रमोट करेगा। और अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, यानी कि वो उसकी जो अज्यूम करेंगे कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को बनाए रखने की। क्योंकि लीडर की लीडरशिप के अंदर बाकी सब लोग काम करेंगे, उसके लीड्स को फॉलो करेंगे, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रमोट करे क्वालिटी को और वो अज्यूम करे कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की उनकी है, उसको बनाए रखने की। दूसरा पॉइंट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, पॉलिसी मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद रिलेवेंट एथिकल स्टैंडर्ड। आपकी जो पॉलिसी है, आपको हमेशा क्या है? इंडिपेंडेंट रहना है। उसके लिए आपको ये जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है आपकी कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, तो आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी मस्ट इंश्योर, जो फर्म की पॉलिसी है वो इंश्योर करे कंप्लायंस विद द रिलेवेंट एथिकल स्टैंडर्ड, जो आपके रिलेवेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करो। अब एथिकल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर वो सारी चीज़ें हमें डिटेल में डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, तो मेन स्टैंडर्ड्स इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंस, कि आप इंडिपेंडेंट रहें। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते तो उस ऑडिट को पे काम करने का आपका कोई भी मॉरल राइट नहीं रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे हमने देखा था कि कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की होती है और कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीडर की होती है। दूसरा पॉइंट, एथिकल रिक्वायरमेंट। एक पॉलिसी फर्म की ऐसी बनाओ जिसमें ये इंश्योर्स करे कि वो कंप्लायंस हो रहे हो रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे वर्ड आता है रिलेवेंट।
देखो यहाँ पर ये नहीं बोला कि एथिकल रिक्वायरमेंट, रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेवेंट, कि आप, हाँ हमने कोशिश की। ऐसा होता है कि रिलेवेंट में क्या होता है कि हमने कोशिश की, हमने जेन्युइनली कोशिश की उस चीज़ को मिटिगेट यानी उस रिस्क को कम करने की, कि ताकि हम कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बायस हो जाए, ठीक है। जो मेन एथिकल रिक्वायरमेंट है वो है इंडिपेंडेंस। अगला क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट रिलेशनशिप क्या है? प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूस क्लाइंट रिलेशनशिप मस्ट बी असेस क्लाइंट इंटीग्रिटी एंड द फर्म कैपेबिलिटी परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो प्रोसीजर फॉर अडेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग, आप क्या कर रहे हो? आप अडेप्ट कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट्स रिलेशनशिप। देखिए क्लाइंट रिलेशनशिप दो तरीके से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए क्लाइंट रिलेशनशिप दो तरीके से होते हैं। पहला न्यू एंगेजमेंट और कंटिन्यू। कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट, न्यू एंगेजमेंट मतलब न्यू क्लाइंट। इसको क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करें यस और नो। और एग्जिस्टिंग में क्या होता है? एग्जिस्टिंग क्लाइंट और कंटिन्यू क्लाइंट। अब हम क्या करें? कंटिन्यू, इसके साथ हम कंटिन्यू करें या नहीं करें, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट हम पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, क्या हमें अगले साल भी उसका काम करना चाहिए? क्या ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है जिससे हमारा इंडिपेंडेंस बायस हो रहा हो, इंडिपेंडेंस हमारा क्या हो रहा हो, इंडिपेंडेंस जैसे कि हम अब इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं वो क्या हो रही है? मिटिगेट हो रही है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट हैं, स्टिल इंडिपेंडेंट है, तो हम यस करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि मैनेजमेंट हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है। अब हम मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ है, हम नहीं लेंगे। हमें बिजनेस में कुछ चेंज दिखता है, हम नहीं लेंगे, कि बिजनेस पहले से बहुत चेंज हो चुका है। अब जो बिजनेस कंपनी करने जा रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम हो सकता है सेटिस्फाई ना हो कि जिस एक्टिविटी में आप कंपनी जा रही है, हम उस एक्टिविटी के करने के साथ साथ खुद को कंटिन्यू नहीं कर सकते। दूसरा, कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया है, कि जिस टेक्नोलॉजी को के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट लोग अवेलेबल नहीं है कि आप हम उसको ऑडिट कर पाए, या फिर और कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम उसे ना भी बोल सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर देंगे? हाँ ही बोलते हैं नॉर्मली, कौन अपने क्लाइंट को खोना चाहता है। तो आप क्या करते हैं? एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मस्ट इनकम्पास सेवरल की एलिमेंट्स। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मस्ट इनकम्पास सेवरल की एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग कंटिन्यूइंग क्लाइंट रिलेशनशिप मस्ट बी असेस क्लाइंट इंटीग्रिटी एंड फर्म कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एंगेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, फर्म की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो परफॉर्म कर सकता है कि नहीं वो एंगेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, एडुकेट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोवाइड टू इंश्योर पर्सनल कैन मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है कि आप अपने यहाँ पे जो भी स्टाफ रख रहे हो, जो भी ट्रेनी रख रहे हो, या फिर जो भी रिसोर्स रख रहे हो, जो जाएगा और ऑडिट करेगा या फिर ऑडिट के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेगा, तो हमें उसको क्या करना है? प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। उस रिसोर्स को मस्ट प्रोवाइड इंश्योर पर्सनल एंड मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। उसको क्या करना है? एंड रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोवाइडेड, उसे सारे रिसोर्सेज, जैसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज देनी है, जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के यहाँ यूज़ होता है या सपोर्ट होता है। ऑडिट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स
लगते हैं उसको उसके बारे में बताना है, और जो भी लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है, जहाँ तक उसके वर्क स्कोप से रिलेटेड नॉलेज, क्लाइंट की नॉलेज उसको प्रॉपर दी जानी चाहिए, यानी कि जो एडुकेट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करने चाहिए। जो भी रिसोर्स, जैसे आपसे लैपटॉप चाहिए, उसे सॉफ्टवेयर चाहिए, उसे एक्सेस चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द परफॉर्मेंस एंगेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या है? शुड बी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए, इनटू परफॉर्मेंस एंगेजमेंट। जो क्वालिटी कंट्रोल है कि जो प्रोसीजर है वो हमारे क्या होते हैं कि अलग नहीं होते, वो क्या होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं परफॉर्मेंस एंगेजमेंट के साथ। यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को अलग नहीं कर सकते परफॉर्मेंस एंगेजमेंट से। परफॉर्मेंस एंगेजमेंट क्या होती है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म की करने की एंगेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं कि आप क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगाओ, और एंगेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस एंगेजमेंट। जो भी हम परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस एंगेजमेंट करते हैं, वो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, वो दोनों एक साथ ही चलते हैं। कि आपको क्या है, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस एंगेजमेंट जो होती है कि आपको जाके परफॉर्म करना है, उसके लिए एंगेजमेंट। तो जो परफॉर्मेंस के हम ये परफॉर्म करेंगे, इस तरीके से एंगेजमेंट करेंगे, तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें आनी चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल और परफॉर्मेंस एंगेजमेंट एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये दो शब्द हैं जो एक साथ चलेंगे। ठीक है। मॉनिटरिंग, continuous monitoring of compliance with quality control policy is essential. Continuous monitoring of compliance with quality control procedure is essential. Continue monitoring, continue monitoring of compliance with quality control। आपको क्या करना है कि एक बार क्वालिटी कंट्रोल लगा करके छोड़ नहीं देना है, आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। इसलिए वो कह रहे हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज इसेंशियल। यहाँ पर हमारा मोटा माटी जो है SQC 1 के बारे में डिस्कस होता है। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ओवरव्यू पे चलते हैं। SA 220 ये टोटली फोकस करता है किसी पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे, तो फोकस ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। SA 220 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्पेसिफिकली एड्रेस क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। अब देखो, हमने पिछले बार में क्या पढ़ा था, अगर हम चलते हैं, ये क्या करता है, स्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर द फर्म कंडक्टिंग ऑडिट, रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस सर्विस। प्रॉपरली पर्पस एंड इंपॉर्टेंस इसकी कहाँ पर है, ये एम टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, thereby the enhance the reliability of audit report issued by firm and engagement partner। ये टोटली किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, फर्म एंड एंगेजमेंट पार्टनर, यानी कि फर्म लेवल पर। फोकस ऑन ऑडिट एंगेजमेंट स्पेसिफिकली एड्रेस क्वालिटी कंट्रोल एट द ऑडिट एंगेजमेंट लेवल, detailing the auditor responsibility to ensure compliance with professional standard। यहाँ पर भी बात प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की हुई है, यहाँ पर भी बात प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की हुई है कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर भी स्पेसिफिकली एड्रेस क्वालिटी कंट्रोल एट द ऑडिट एंगेजमेंट। शब्दों की बात है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तो वहाँ भी है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड यहाँ भी है। फर्म को ही कंप्लाई करना है, ऑडिटर को ही कंप्लाई करना है, लेकिन ये क्या है, एट द ऑडिट एंगेजमेंट लेवल। एट ऑडिट एंगेजमेंट लेवल, डिटेलिंग द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो स्पेसिफिकली एड्रेस क्वालिटी कंट्रोल एट ऑडिट एंगेजमेंट लेवल। मैंने कई बार ये रीड किया है, आपको लग रहा होगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ आप भी उस चीज़ को बार बार ये सुनते रहेंगे। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि इस क्लिप को अगर आपको फास्ट करके सुनना है, तो आप फास्ट करके सुन सकते हो। मेरा पर्पस ये है कि जो चीज़ बेस है, जो चीज़ आपको उसका बेस बनाएगी, तो मैं उसे मल्टीपल टाइम रिपीट करता हूँ। तो हो सकता है कि आप एक बार में आपका ध्यान इधर से उधर गया हो, वह दूसरी तीसरी बात आप सुन ले, तो एटलीस्ट ये आपको पता हो कि SA 220 में और हमारे SQC 1 में क्या डिफरेंस है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड दोनों में आता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, फर्म और पार्टनर पे।
और यहाँ पर जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है वो करना है एट ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पे। डिटेल लिंक द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर compliance with the professional standard. It emphasizes the need of engagement team to implement quality control procedure relevant to the specific audit. ये emphasize क्या करता है, जोर किस पे देता है? The need of engagement teams implement quality control procedure for relevant specific audit. Specific audit पे आप quality control procedure लाओ। स्पेसिफिक ऑडिट पे आप क्वालिटी कंट्रोल यानी कि यहां पर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर किस पे लगाना है, फर्म लेवल पे। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर यहाँ पे फर्म लेवल पे लगाना है और यहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगाना है स्पेसिफिक ऑडिट पे लगाना है। ठीक है जी। की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर टू SQC1 रिक्वायर दैट द ऑडिट फर्म लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। तो यानी कि हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी कंट्रोल की। फिर एथिकल कंप्लायंस, auditor must enhance the ethical requirement ensuring the independence integrity throughout the audit process। यानी कि पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसेस के अंदर जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड आउटलाइन द नेसेसरी प्रोसीजर फॉर द कंडक्टिंग ऑडिट इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड कंक्लूजन। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या आएगा, स्टैंडर्ड आउटलाइन। स्टैंडर्ड क्या करता है, आउटलाइन देता है इस चीज की नेसेसरी प्रोसीजर फॉर द कंडक्टिंग ऑडिट। तो आपको नेसेसरी प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे कंडक्टिंग ऑडिट इंक्लूडिंग जिसमें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंक्लूजन कंसल्टेशन। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आप परफॉर्म करते हो यानी कि आप ऑडिट प्रोसीजर को लगाते हो। जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो तो ये स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या किस तरीके से नेसेसरली ऑडिट स्टैंडर्ड आपको प्रोसीजर लगाने चाहिए ताकि आप ऑडिट को कंडक्ट कर सको। जिसमें क्या इंक्लूड है, आपका इंक्लूड है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करें सब चीजों को और कंसल्टेशन आप अपने इंटरनल भी ले सकते हैं कि अपने ऑडिट टीम से किसी सीनियर पार्टनर से, या फिर आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो आप उससे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब रिलेशनशिप क्या है SQC1 220 में, रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड। SQC1 प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेबल टू ऑल एंगेजमेंट वाइल SA220 फोकस ऑन स्पेसिफिकली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर SA220। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बनाओ फर्म लेवल पे, वो बताओ, तो आपको क्या करना है SQC1। बोथ द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फर्म टू establish system to provide reasonable assurance that the complying professional standard and legal requirement। दोनों ही स्टैंडर्ड क्या करते हैं कि आपको एटलीस्ट रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि आपने जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, उनको कंप्लाई किया है। ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, SQC1 SA220 into their operational practice to ensure that all the engagement specifically audit and perform to the highest quality standard। Firm must integrate the principles of both SQC1 and SA220 into their operational practice। तो फर्म क्या करेगी, इंटीग्रेट करेगी द प्रिंसिपल बोथ, दोनों को क्या करेगी, जोड़ेगी, दोनों को यूज करना है SQC1 को 220 को into their operational practice to ensure all engagement specifically audit are performed to highest quality standards। आपको क्या करना है SQC1 और SA220 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके आप क्या करोगे, हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड टू परफॉर्म हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। यानी कि आपकी क्वालिटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो प्रॉपर हमें क्या ध्यान देना है, क्वालिटी कंट्रोल पे एथिकल रिक्वायरमेंट हमारे जो इंडिपेंडेंट है उस पर ध्यान देना है।
ethical consideration in the quality control, ethical consideration, independent integrity, client acceptance procedure. मेन क्या है SQC 1 220 स्ट्रेस किस पे देते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी क्लाइंट रिलेशनशिप। अगर हमारा इंटीग्रिटी विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी तो हम कैसे ऑडिट कर पाएंगे। तो हमें दो चीज़ बना करके रखनी है कि हमें इंडिपेंडेंस भी बना के रखनी है और इंटीग्रिटी भी बना के रखनी है। इंटीग्रिटी की मतलब हम लोग क्या करें, क्लाइंट के ऊपर विश्वास कर सके, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास कर सके। अगर कुछ ऐसी चीज़ आ रही है कि हमें क्लाइंट के डाटा पे अब विश्वास ही नहीं है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हमें डाटा कुछ और मिल रहा है, बैंक से डाटा कुछ और मिल रहा है, मैनेजमेंट कुछ और कहता है, तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी खत्म होती हुई जहाँ दिखेगी तो हम क्या करेंगे, अपने आप को ऑडिट से हटाएंगे या फिर उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ एडिशनल प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट, अब इंडिपेंडेंस कि हमने ही क्लाइंट से लोन ले लिया या हमारे किसी टीम मेंबर ने क्लाइंट के साथ कोई अपने पर्सनल रिलेशनशिप बना ली है। ऐसा होता है ना कि कोई रिश्तेदारी निकली आई, पहले नहीं थी लेकिन अब निकल आई, तो उस चीज़ को हमेशा क्या है स्ट्रेस दिया जाएगा कि आप ये चीज़ें कंप्लाई करें। फर्म हैव मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई, मस्ट हैव मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके और एड्रेस कर सके थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, इंश्योरिंग दैट ऑल द पर्सनल आर अवेयर ऑफ एंड कंप्लाई विद द इंडिपेंडेंस। सभी जो भी पर्सनल है हमारे अंदर जो टीम मेंबर काम कर रहे हैं वो अवेयर होने चाहिए इस रिक्वायरमेंट से, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से, और उसे कंप्लाई करना चाहिए। क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू क्लाइंट्स एंगेजमेंट फर्म मस्ट इवेल्युएट द इंटीग्रिटी पोटेंशियल क्लाइंट एंड देयर मैनेजमेंट। आप क्या करोगे, जो भी आपके पास अगर बिजनेस आ रहा है या फिर जो भी क्लाइंट आपके पास आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, तो आप सबसे पहले नॉलेज लोगे कौन है क्लाइंट, उनके डायरेक्टर्स की, उनके ओनर्स की क्या मार्केट के अंदर रेपुटेशन है, ये सब चीज़ें आप देखोगे। सॉरी। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूशियल ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी सर्विस एंड प्रोटेक्टिंग द फर्म रेपुटेशन। क्रूशियल मेंटेनिंग द क्वालिटी, इवैल्यूएट करते रहेंगे, ये बहुत जरूरी है, इवैल्यूएशन करना क्रूशियल है फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, पोटेंशियल द फर्म रेपुटेशन, रेपुटेशन के लिए बहुत जरूरी है फर्म की। मॉनिटरिंग द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को मॉनिटर करेंगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सॉरी मैं कहीं चला गया। मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से क्वालिटी कंट्रोल क्या है, सिस्टम इसेंशियल एंड आइडेंटिफाई एरिया इंप्रूवमेंट एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स। आप हमेशा मॉनिटर करते रहोगे तो आपको क्या है थ्रेड्स मिलते रहेंगे कि ये थ्रेड्स हैं जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंस पे खतरा आ रहा है, इंटीग्रिटी पे खतरा आ रहा है या फिर आपकी क्वालिटी पे खतरा आ रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। फर्म शुड रेगुलरली रिव्यू देयर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू अडेप्ट टू चेंजेस रेगुलेशन एंड द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। फर्म क्या करेगी, रेगुलरली रिव्यू करेगी देयर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर को, जो भी उसने अडेप्ट किए हैं उसको रेगुलरली रिव्यू करेगी, चेंजेस रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन सबको रेगुलरली रिव्यू करेगी फर्म, कि जो वो पॉलिसी बना रही है, जो वो प्रोसीजर बना रही है, कोई चेंज उसके अंदर रिक्वायर्ड है तो उसे रेगुलर रिव्यू करेगी। फीडबैक मैकेनिज्म स्टैब्लिश करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म जो अलाउ करती है फर्म को टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंगेजमेंट एंड एनहेंस देयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। हम फीडबैक लेते हैं, टीम मेंबर्स से ले सकते हैं फीडबैक, जो टीम काम कर रही है CS ले सकते हैं कि हमारा उस पर्टिकुलर टीम ने जो काम किया उस क्लाइंट के साथ कैसा हमारा काम करने में एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या चीज़ें थ्रेट्स आए,
कैसे कैसे नए चेंजेस आए, कैसे कैसे हमने मिटिगेट किया उन्हें। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है जो आपको ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो आपने लगाए हैं वो ओवरऑल इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, सिस्टम एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इश्यूज। ये सारे हमारा क्या था, एक चार्ट रिवीजन था छोटा सा। अब हम आते हैं इसके डिटेल